तो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके से मैक्रोमोलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट जो है वो सेल के अंदर होता है, सेल अपटेक कैसे करती है उसका। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने यही देखा कि जो रिसेप्टर होते हैं उनका बहुत अहम रोल होता है किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल का अपटेक कराने में। तो अब सवाल ये आता है कि रिसेप्टर्स का अंत में क्या होता है, यानी कि उनके भाग्य में क्या लिखा है। दैट इज वी विल टॉक अबाउट फेट ऑफ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर ने जब अपना काम परफॉर्म कर दिया तो फिर रिसेप्टर के साथ क्या सलूक किया जाएगा। देखिए, मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो वापस से रिसाइकिल कर दिए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे, ताकि वो अगले मॉलिक्यूल को बाइंड करके उसकी एंडोसाइटोसिस करा सकें। तो इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा जो फेट है रिसेप्टर्स का वो क्या है कि मोस्ट रिसेप्टर्स दे आर रिसाइकिल्ड एंड रिटर्न टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। लेकिन इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? तो देयर आर 3 पॉसिबल फेट्स ऑफ अ रिसेप्टर लिगैंड कॉम्प्लेक्स। लिगैंड को भी हम साथ में लेके चलेंगे ताकि पूरी पिक्चर हमको नजर आए। सबसे पहला जो फेट होता है इनका, नंबर 1, वो ये होता है कि जो रिसेप्टर है वो रिसाइकिल हो जाए, यानी कि रिसेप्टर रिसाइकिल्ड एंड लिगैंड डिग्रेडेड। तो ये हमने देख ही लिया कि मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर्स जो है वो रिसाइकिल हो जाते हैं और लिगैंड जो है उसको डिग्रेड करके जो भी चाहिए हमको उस लिगैंड से वो मिल जाता है। जैसे इसका एग्जांपल है सबसे अच्छा एलडीएल रिसेप्टर का केस। यहाँ पे आपको याद होगा रिसेप्टर वापस से चला जा रहा था बाई द हेल्प ऑफ रिसाइकलिंग एंडोसोम्स के, और जो एलडीएल था उसको डाइजेस्ट करके उसमें से कोलेस्टेरॉल एस्टर्स और फैटी एसिड्स निकाल लिए जा रहे थे, और फ्री कोलेस्टेरॉल भी। दूसरा जो फेट हो सकता है, नंबर 2, वो है रिसेप्टर एंड लिगैंड बोथ रिसाइकिल्ड, यानी कि रिसेप्टर भी भेज दिया जाए मेम्ब्रेन पे और लिगैंड भी भेज दिया जाए मेम्ब्रेन पे। तो इसका अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एसिटिल कोलिन। ट्रांसफेरिन रिसेप्टर। यस। क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसफेरिन था वो एपो ट्रांसफेरिन के फॉर्म में वापस से चला जा रहा था मेम्ब्रेन पे, और जब मेम्ब्रेन पे पहुंच रहा था तब उसका जो ट्रांसफेरिन था वो हट रहा था, निकल रहा था उसमें से, और रिसेप्टर सिर्फ बच जा रहा था। तो सिर्फ हम एग्जाम्पल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसकी मैकेनिज्म से हम लोग भली भांति वाकिफ हैं। तीसरा फेट, तीसरा काम क्या हो सकता है रिसेप्टर के साथ? एक सेकंड, यहाँ पे सेकंड फेट में हमने क्या देखा था? बोथ रिसाइकिल्ड। तीसरा फेट ये हो सकता है कि रिसेप्टर एंड लिगैंड बोथ डिग्रेडेड, यानी कि दोनों के दोनों रिसेप्टर और लिगैंड दोनों का डिग्रेडेशन हो जाए। इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखेंगे, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है ईजीएफ रिसेप्टर। ईजीएफ स्टैंड्स फॉर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, पहले भी हम आपको बता चुके हैं। जनरली ये जो फैक्टर होता है ये एपिडर्मिस की सेल्स का डिवीजन कराने में रोल प्ले करता है। तो ईजीएफ रिसेप्टर का, ये तो रिसेप्टर हो गया,
ये रिसेप्टर है और ये क्या है, लिगैंड है। ईजीएफ जो है वो लिगैंड है और ईजीएफ रिसेप्टर, तो वो रिसेप्टर है ही है। अब ये जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर या जो लिगैंड है, ये बेसिकली क्या होती है, क्या होता है ये, दिस इज अब एग्जैक्टली इसको हार्मोन तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ हार्मोन लाइक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, प्रोटीन ही है बेसिकली। पहली बात तो ये है कि स्मॉल साइज का होता है और ये एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नल प्रोटीन होती है। सेल के बाहर, मतलब सिक्रेटरी प्रोटीन इसको आप कह सकते हैं बेसिकली। और इसका काम क्या होता है, इट स्टिमुलेट्स एपिडर्मल सेल्स एंड अदर सेल्स टू डिवाइड, डिवीजन के लिए स्टिमुलेट करता है। अच्छा, एलडीएल रिसेप्टर के केस में हमने क्या देखा था, बाइंडिंग कब हो रही थी, जब एलडीएल बाइंड कर जा रहा था रिसेप्टर से तो उसके बाद बाइंडिंग हो रही थी, ठीक है। ईजीएफ के केस में क्या होता है कि यहां पे अलग से इस पॉइंट को बल्कि हम मेंशन ही कर दे रहे हैं कि जो ईजीएफ रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स they accumulate in clathrin coated pits after binding with their ligand, यानी कि EGF। तो लिगैंड से जब इसकी बाइंडिंग हो जाएगी उसके बाद ही ये रिसेप्टर इन क्लैथरिन कोटेड पिट्स के अंदर इकट्ठा होगा या इंटरनलाइज किया जाएगा। आप देखिए नेक्स्ट, जो हमने फेट देखा था, फेट क्या है, रिसेप्टर एंड लिगैंड बोथ डिग्रेडेड। इसका मतलब ये हुआ कि ईजीएफ रिसेप्टर प्लस ईजीएफ, इन दोनों को दोनों को क्या किया जाएगा, दे आर डिग्रेडेड इन लाइसोसोम, लाइसोसोमल पाथवे ऑफ डिग्रेडेशन यहां पे चल रही है। आपको हमने क्लास में प्रोटियासोमल पाथवे बताया था, प्रोटियासोम मीडिएटेड डिग्रेडेशन। यहाँ पे हम लोग आज लाइसोसोमल मीडिएटेड, जो कि वहां पे नहीं देखा था हमने, वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, यहाँ पे है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अब जैसे मान लीजिए ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन पे ये रिसेप्टर मौजूद है, दिस इज ईजीएफ रिसेप्टर, और ईजीएफ जो है आके इससे बाइंड कर गया, तो ये हो गया हमारा ईजीएफ एंड दिस विल बी द रिसेप्टर। तो जब ये बाइंड करता है तो क्या होता है, बाइंड करने के बाद इस बाइंडिंग की वजह से जो भी सिग्नलिंग कास्केड होंगे या अंदर जो भी कुछ सब्सटेंस बना, मान लीजिए ए बना, फिर उसने बी को बनाया, फिर उसने सी को बनाया, अभी हम उस मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे, वो सब हम सेल सिग्नलिंग में देखेंगे। ये सारा जो इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग पाथवे है, इंट्रासेल्युलर सिग्नल पाथवे, ये जब परफॉर्म हो जाता है तो इसके बाद, यानी कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिग्नल पाथवे, अब क्या होगा, नेक्स्ट फेज में होगा ये कि ये जो ईजीएफ रिसेप्टर्स का कंसंट्रेशन है सेल के सरफेस पे या सेल के मेम्ब्रेन पे, वो
घटेगा, यानी कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ EGF रिसेप्टर ऑन सेल सरफेस। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। जैसे एलडीएल के केस में हमने आपको बताया था कि जब सेल को जरूरत होती है कोलेस्टेरॉल की, तो एलडीएल रिसेप्टर को कोड करने वाली जीन का एक्सप्रेशन लेवल बढ़ जाता है और खूब सारे एलडीएल रिसेप्टर्स राइबोसोम्स द्वारा बना दिए जाते हैं और वो फिर जाके मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस होने लगते हैं। तो बाहर जो भी एलडीएल टहल रहा होगा वो बाइंड कर जाएगा उन रिसेप्टर से। वो था अप रेगुलेशन। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक बार इसका इफेक्ट हो गया, शो हो गया, तो उसके बाद इसके कंसंट्रेशन में यानी इस रिसेप्टर के संख्या में कमी आ जाएगी। दैट इज कॉल्ड रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। और रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन होने के बाद क्या होता है? इसके बाद आफ्टर दिस सेल की जो सेंसिटिविटी है, यानी कि सेल्स सेंसिटिविटी टू EGF इज रिड्यूस्ड। जाहिर सी बात है, जब सेल के पास रिसेप्टर्स ही नहीं होंगे तो वो EGF के लिए रेस्पॉन्ड ही नहीं करेगी, यानी सेंसिटिविटी उसकी कम हो जाएगी। EGF बाहर टहल रहे हैं तब भी सेल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको पकड़ने के लिए रिसेप्टर्स मौजूद नहीं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये मेम्ब्रेन है, दिस इज मेम्ब्रेन, और यहाँ पे ये रिसेप्टर मौजूद। हम सिंगल लाइन बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज यस डायग्रामेटिक कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा रिसेप्टर। इसको थोड़ा सा और अच्छा ऐसे बना देते हैं, सपोज लाइक दिस। ये वाला जो हिस्सा है रिसेप्टर का, दिस विल बी कॉल्ड एज साइटोसोलिक डोमेन, क्योंकि ये साइटोसॉल में है। ये क्या है? साइटोसॉल है, और ये एक्सटीरियर है। तो साइटोसॉलिक डोमेन है ये। अब ध्यान दीजिए कि जब इससे रिसेप्टर से EGF बाइंड कर जाएगा, ये EGF बाइंड कर गया, इसके बाद इस रिसेप्टर का इंटरनलाइजेशन होगा नेक्स्ट स्टेप में। ये तो हमको मालूम है, यानी कि यहाँ पे अगर हम बनाएं तो सिंपली दिस मेम्ब्रेन विल फॉर्म पिट, और ये जो पिट होगी ये कैसे पिट होगी? दिस विल बी क्लैथरिन कोटेड पिट, क्लैथरिन कोट। अब रिसेप्टर कहाँ आ गया? अंदर आ गया। नाउ दिस इज द रिसेप्टर, और इस रिसेप्टर से ये हमारा लिगैंड अटैच्ड है। इंटरनलाइजेशन हो गया। ये प्रोसेस होने के बाद चलिए और अंदर लेते आते हैं इसको, यहां पे ले आ दिया हमने। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस, अब यहां पे आप एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये साइटोसॉलिक डोमेन जो इसका है यहां पे, ये अभी भी साइटोसॉल में ही है। ऊपर का जो हिस्सा जो बाहर की तरफ था वो इस वेजिकल के ल्यूमेन में चला आया है, लेकिन साइटोसोलिक डोमेन अभी भी साइटोसोल की तरफ एक्सपोज्ड है। खैर, इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। तो मान लीजिए ये सिक्वेस्टर हो गया, इस वेजिकल के अंदर आ गया। अब इसके बाद इस रिसेप्टर लिगैंड कॉम्बिनेशन की दो डेस्टिनी हो सकती है। वो दो डेस्टिनीज क्या क्या हैं? लेट्स सी। टू डेस्टिनीज। पहली डेस्टिनी जो है वो क्या कहती है? या तो इसकी ट्रैफिकिंग होगी और इसको डिलीवर कर दिया जाएगा लेट एंडोसोम और फाइनली लाइसोसोम के लिए, यानी कि ट्रैफिक्ड टू लेट एंडोसोम एंड देन टू लाइसोसोम फॉर डिग्रेडेशन।
और ये जो डिग्रेडेशन होता है ये एक स्पेसिफिक सिस्टम के थ्रू होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वाया ESCRT सिस्टम। अभी हम ESCRT का जिक्र करेंगे फिर से, इसको तो देखना ही है। तो एक फेट तो इसका ये हो गया कि इसको लेट एंडोसोम और उसके बाद लाइसोसोम में भेज दिया गया अलॉन्ग विद दिस वेसिकल, और ESCRT सिस्टम के तहत इसका डिग्रेडेशन हो गया। दूसरा फेट क्या है या दूसरी डेस्टिनी इसकी क्या है? दूसरी डेस्टिनी ये है कि सॉर्टिंग एंड ट्रांसपोर्ट, sorting and transport to TGN, यानी कि इसका मतलब होता है ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। TGN का मतलब ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। तो इसकी सॉर्टिंग होगी, सॉर्टिंग क्या होती है वो भी अभी हम देखेंगे, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इसका ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे फिर से भेज दिया जाएगा लाइक दिस फॉर रीयूज। और इसमें जो सिस्टम पार्टिसिपेट करता है वो होता है वाया, यहां पे चल ही नहीं रहा है, वाया रेट्रोमर सिस्टम। ट्रांस गोल्जी नेटवर्क तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं समझ में आ रहा है, बताओ। हाँ, बेसिकली जो फॉर्मिंग फेस, हाँ फॉर्मिंग फेस हो गया, सिस फेस हो गया, और इस हाँ मैच्योरिंग फेस जो हो जाएगा ये ट्रांस फेस हो जाएगा गोल्जी बॉडी का। तो यहां पे जो पूरा नेटवर्क तैयार होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। अब इसमें ध्यान क्या देना है, वापस आ रही है तो माइक ऑफ करो, अब नहीं आ रही होगी, ओके। तो ये दो सिस्टम हम देख सकते हैं, और इन्हीं पे बेस्ड होता है इस पर्टिकुलर रिसेप्टर और लिगैंड का फेट या डेस्टिनी, इनका जो भाग्य है। रेट्रोमर सिस्टम हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब हम गोल्जी बॉडीज को पढ़ेंगे। ESCRT सिस्टम हमको यहां पे समझने की जरूरत है। लेट्स इलाबोरेट, लेट्स सी। अब देखिए ESCRT सिस्टम हम अगर हेडिंग डाल दें यहां पे तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। तो बेसिकली ESCRT होता क्या है, व्हाट इज इट्स फुल फॉर्म, अगर इसके बारे में हम बात करें तो ESCRT का मतलब होता है एंडोसोमल सॉर्टिंग कॉम्प्लेक्सेस रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट। ये हो गया हमारा ESCRT सिस्टम। अब ये सिस्टम तैयार कैसे होता है, तो अभी हम पॉइंट्स आपको बताएंगे और फिर डायग्राम के साथ भी उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें होता क्या है कि जो EGF रिसेप्टर होता है, जिसको अब कार्गो प्रोटीन भी कहा जा रहा है क्योंकि इसका डिग्रेडेशन होना है, तो ये जो EGF रिसेप्टर होता है इसका सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा इसका यूबिकुटिनेशन, यानी इससे यूबिकुटिन अटैच किया जाएगा। और ये जो यूबिकुटिनेशन या यूबिकुटाइलेशन होता है ये कहां पे होगा, ये होता है, यानी कि इसमें बेसिकली इस स्टेप में होगा क्या कि ए यूबिकुटिन मॉलिक्यूल is attached to
कौन से रेसिड्यू पे यूबिक्विटिन अटैच करेगा अगर इस रिसेप्टर की बात हम करें तो? कल का लेक्चर याद है किसी को? लाइसिन। यस, एग्जैक्टली, लाइसिन रेसिड्यू। और लाइसिन रेसिड्यू 48। नहीं, 48 वाला यहाँ नहीं है, यहाँ प्रोटियासोम वाला हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम लाइसोसोमल डिग्रेडेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना। लाइसिन रेसिड्यू प्रेजेंट इन द साइटोसोलिक डोमेन। जो अभी हमने आपको बताया था, साइटोसोलिक डोमेन की बात हम करेंगे, वही चीज है। इस साइटोसोलिक डोमेन से लाइसिन रेसिड्यू के हेल्प से यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है। अब ये जो मॉडिफिकेशन हुआ या ये जो यूबिक्विटिनेशन हुआ, इससे फायदा क्या होता है? ये बेसिकली एक पर्पस सर्व करता है कि जो इंटरनलाइज्ड रिसेप्टर प्रोटीन है उसका डिग्रेडेशन हो सके। यानी कि इस पॉइंट को अगर हम यहां पे नोट कर दें, दिस प्रोसेस से अच्छा है दिस मॉडिफिकेशन। चेंज किया ना कुछ हमने रिसेप्टर में, यूबिक्विटिन जोड़ दिया, तो दिस मॉडिफिकेशन serves to direct the internalized receptor for degradation। क्योंकि हमको मालूम ही है यूबिक्विटिन मीडिएटेड प्रोटीन डिग्रेडेशन होता ही है। वो हमने प्रोटियासोम के थ्रू पढ़ा था, यहाँ पे हम लोग लाइसोसोम के थ्रू पढ़ेंगे। एक बात और ध्यान रखनी है कि जनरली ये जो यूबिक्विटिनेशन होता है, ये जनरली क्या होता है? जनरली मोनो यूबिक्विटिनेशन होता है, यानी एक यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल अटैच होगा। लेकिन कभी कभी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिसेप्टर, बट समटाइम्स पॉली यूबिक्विटिनेशन भी, पॉली नहीं, नो नो नो, देखिए यही कंफ्यूजन है। पॉली नहीं होगा, पॉली होगा तो प्रोटियासोम इन्वॉल्व हो जाएगा। मल्टी, यस, मल्टी यूबिक्विटिनेशन दिस। तो ये भी पॉइंट हमने यहां पे इंक्लूड कर दिया। चलिए, ये जो मॉडिफिकेशन है ये कैसे सर्व कर रहा है कि ये जो रिसेप्टर अंदर आ गया है अब इस पर्टिकुलर इसके अंदर, वेजिकल के अंदर, उसका डिग्रेडेशन करना है, ये कैसे होगा एक्चुअली में? तो वो भी पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। लेट्स सी, उसी के आगे हम ऐसे कर दे रहे हैं एरो बना के यहां नीचे। इसमें बेसिकली होता ये है कि जो यूबिक्विटिन अटैच हुआ, यहाँ पे ये देखिए आप, यहाँ इसका साइटोसोलिक डोमेन हम बना ही देते हैं यहाँ पे। तो ये साइटोसोलिक डोमेन हो गया, इससे एक मॉलिक्यूल जो है वो यूबिक्विटिन का हमने अटैच करा दिया, ये है यूबिक्विटिन। अब ये जो यूबिक्विटिनेशन हुआ, यानी कि प्रेजेंस ऑफ यूबिक्विटिन, इसको कौन डिटेक्ट करता है? इट इज डिटेक्टेड बाय ए सीरीज ऑफ, ध्यान रखिएगा, ए सीरीज ऑफ साइटोसोलिक, पूरी सीरीज है, साइटोसॉल में प्रेजेंट है, मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्सेस कह देंगे क्योंकि कई सारे हैं। अ सीरीज ऑफ साइटोसोलिक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस बिलोंगिंग टू ESCRT फैमिली।
यानी एंडोसोमल सॉर्टिंग कॉम्प्लेक्सेस रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट, तो शॉर्ट में उसको ESCRT कह दिया हमने। तो ये जो ESCRT होती है बेसिकली मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि साइटोसॉल में प्रेजेंट होते हैं, और इनके कई मेंबर्स मिलके इस यूबीक्विटिन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं और जो फेट है रिसेप्टर का उसको डिसाइड करते हैं। जैसे कि इसमें कौन कौन से मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, ESCRT0, ESCRT1, या इसको रोमन में बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है 1, ESCRT2 एंड ESCRT3। ये 4 कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ये मिल के ये पूरी प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब हमको देखने की जरूरत है डायग्राम, विदाउट विच वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। लेट्स सी। अगर थोड़ा बड़ा हो सके ये, यस गुड, ये मैक्सिमम साइज है। अब इस डायग्राम में आप ध्यान दीजिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, दिस इज अर्ली एंडोसोम। अर्ली एंडोसोम के पास क्या पहुंच चुका है, सिग्नल रिसेप्टर विद लिगैंड अटैच्ड। यहाँ पे देख रहे हैं EGF की ही बात चल रही है, तो ये EGF रिसेप्टर है और इससे EGF जो है वो अटैच्ड है, और साथ ही साथ इसका यूबिक्विटिनेशन हो चुका है। एक यूबिक्विटिन टैग इसके साइटोसोलिक डोमेन पे जुड़ चुका है। इसी तरह से ये दूसरा है। ये अर्ली एंडोसोम जो है ये अब मैच्योर होगा, मैच्योरिंग एंडोसोम हो गया ये। मैच्योरिंग एंडोसोम में आपको मालूम होगा, हमने बताया था कि लेट एंडोसोम जो होता था उसमें इंट्राल्यूमिनल वेसिकल्स फॉर्म होते थे और उसको हम मल्टी वेसिकुलर बॉडी कहते थे। अगर रिवाइज किए हो तो याद होगा, याद है? Yes, sir. यस। तो अब देखिए इस मैच्योरेशन के दौरान होता क्या है कि जो बाहरी मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ यानी टुवर्ड्स ल्यूमेन, अंदर की तरफ इसका पिंचिंग कर्वेचर पहले होता है, फिर फाइनली इसकी पिंचिंग यानी इनवेजिनेशन एंड पिंचिंग ऑफ, इसको हम कहते हैं सीक्वेस्ट्रेशन। इस टर्म को ध्यान रखिएगा। सीक्वेस्ट्रेशन का मतलब कि ये मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करेगी, अंदर की तरफ धंसेगी और फिर सेपरेट हो जाएगी, तो पिंच ऑफ जैसे ये वाली हो गई। उस प्रक्रिया के दौरान ही यूबिक्विटिन को यहां से रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि यही मकसद था यूबिक्विटिन का। क्या मकसद था? मल्टी वेसिकुलर बॉडी या इंट्राल्यूमिनल वेसिकल में इस रिसेप्टर लिगैंड कॉम्प्लेक्स को पहुंचाना, ये मेन फंक्शन था। चलिए अब यहां पे क्यों ये मेन मकसद था अभी हम इसको बताते हैं। इंट्राल्यूमिनल वेसिकल बन गए और इसमें रिसेप्टर और लिगैंड दोनों जुड़े हुए हैं। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये मल्टी वेसिकुलर बॉडी या इसी को हम क्या कहते थे, लेट एंडोसोम। ये जो लेट एंडोसोम है ये फ्यूज कर जाएगा विद लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर, अब यहां पे देखो इसको ही लेट एंडोसोम कह दिया है, लेट्स से कोई बात नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में मल्टीवेस्कुलर बॉडी को लेट एंडोसोम कहते हैं या लाइसोसोम, और इसके फ्यूजन के बाद जो एंडोलाइसोसोम बन रहा है उसके पहले की जितनी भी बॉडीज तैयार हो रही हैं वेसिकल्स जो एक्चुअली में फ्यूज होकर एंडोलाइसोसोम बनाएंगी, उन सब के लिए ये लेट एंडोसोम टर्म हम दे सकते हैं। तो अब क्या होगा, लाइसोसोम और मल्टीवेस्कुलर बॉडी ये फ्यूज हो जाती हैं और बन जाता है हमारा एंडोलाइसोसोम, और इन रिसेप्टर्स का डिग्रेडेशन अलोंग विद द लिगैंड हो जाता है। सवाल हमने ये पूछा था कि आखिर इसको इंट्राल्यूमिनल वेसिकल की मेम्ब्रेन में या वेसिकल में भेजने की क्यों जरूरत पड़ती है, जब ऑलरेडी एक मेम्ब्रेन से ये अटैच्ड ही है। तो
बाहर वाली मेम्ब्रेन से ही इसको अटैच कर देते हैं लाइक दिस। अगर इस तरह का कुछ अटैचमेंट होता, ऊपर वाली मेम्ब्रेन पे रहने देते, ये तो बाद में जाके लाइसोसोम से फ्यूज ही कर जाएगा। इस तरह का अरेंजमेंट क्यों नहीं है? वाई दिस इज नॉट गुड या दिस इज नॉट फीजिबल? ऐसा इसलिए होता है, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलेज हैं, प्रोटीएज हैं, दुनिया भर के एंजाइम हैं। लाइसोसोम की मेम्ब्रेन पे भी कुछ प्रोटीन्स तो होंगी, ऐसा होता है कि नहीं होता है? भाई इसकी भी मेम्ब्रेन है तो उस मेम्ब्रेन पे कुछ ना कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जरूर प्रेजेंट होंगी, क्योंकि मेम्ब्रेन का पार्ट ही वही होता है। अगर इसकी मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन्स हैं वो इस हाइड्रोलेज या प्रोटीएज के संपर्क में आ जाएं तो क्या हो जाएगा? वो मेम्ब्रेन भी खराब हो जाएगी, रप्चर कर जाएगी, लाइसोसोम तबाह हो जाएगा, और लाइसोसोम तबाह होगा तो पूरी सेल तबाह हो जाएगी, एपोप्टोसिस हो जाएगी, सेल खत्म हो जाएगी, सारे एंजाइम अगर सेल के साइटोप्लाज्म में आ गए। इसका मतलब ये हो गया कि लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है, इट इज रेजिस्टेंट टू द हाइड्रोलेजेस प्रेजेंट ऑन इनसाइड द लाइसोसोम। इस पॉइंट को अगर हम यहां पे मेंशन कर दें कि लाइसोसोमल मेम्ब्रेन is resistant to hydrolases लेकिन जब इस मल्टीवेसिकुलर बॉडी का फ्यूजन हो रहा है लाइसोसोम से, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो कॉमन हो जाएंगी बाहर वाली। तो अगर ये मेम्ब्रेन कॉमन हो गई तो इसका मतलब कि इस मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट और भी जो सारी प्रोटीन्स हैं उसको भी ये हाइड्रोलेज डिग्रेड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जरूरत होती है कि इस पर्टिकुलर रिसेप्टर को लाइसोसोम के अंदर पहुंचाया जाए किसी भी तरीके से। जब अंदर पहुंचा दिया जाएगा तो ये सीधे संपर्क में आ जाएंगे हाइड्रोलेज से और यहां पे डिग्रेडेशन इनका हो जाएगा। इसी चीज को परफॉर्म करने के लिए ये पूरा ईएससीआरटी सिस्टम जो है वो वर्क करता है। अब जरा हम देख लेते हैं कि एक्चुअली में कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस ईएससीआरटी के किस तरह से रोल प्ले करते हैं। तो इसके लिए एक इमेज और है हमारे पास, दिस। यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे क्या हो रहा है कि ये साइटोसॉल वाला फेस है और ये ल्यूमन है एंडोसोम का। ध्यान दीजिएगा, एंडोसोम का ल्यूमन वाला इलाका है, और इस साइटोसॉलिक फेस की तरफ जो है यहाँ पे यूबिक्विटिन अटैच्ड है। चलो यहाँ पे दो दिखा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल फॉस्फेट है, इसका हम यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे। इसका भी रोल होता है इस ईएससीआरटी को अटैच कराने में विद दिस यूबिक्विटिनेटेड कार्गो या ईजीएफ रिसेप्टर। अब ध्यान दीजिए, तो खैर पीआई पिप की वजह से ये जो ईएससीआरटी जीरो कॉम्प्लेक्स है ये आके अटैच होता है विद द यूबिक्विटिनेटेड रिसेप्टर। नेक्स्ट स्टेप में ये ट्रांसफर करता है इस रिसेप्टर को ईएससीआरटी1 में, जैसा हमने वहां पे भी देखा था जब प्रोटीन डिग्रेडेशन हो रहा था, E1 से E2 पे जा रहा था, फिर E2 उसको E3 वाले प्रोटीन पे भेज रहा था। सिमिलरली यहाँ पे भी से वैसी ही मैकेनिज्म हो रही है। तो ESCRT0 बाइंड करेगा, ये इस पूरे रिसेप्टर और यूबिक्विटिन को भेज देगा ESCRT1 पे, ये भेजेगा ESCRT2 पे, और फाइनली ESCRT3 जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी का ये काम होता है यूबिक्विटिन को रिमूव भी कराना, और साथ ही साथ ये ESCRT और ये भी ESCRT पूरा जो कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इन्वेजिनेशन ऑफ द एंडोसोम मेम्ब्रेन। यानी ये बात ध्यान रखिएगा, ESCRT इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेजिनेशन ऑफ एंडोसोम मेम्ब्रेन या एंडोसोमल मेम्ब्रेन।
यानी कि जो मल्टी वेसिकुलर बॉडी बन रही है या इंट्राल्यूमिनल वेसिकल्स बन रहे हैं, उसके लिए बहुत अहम रोल प्ले करता है ESCRT3। और फिर एक बार जब ये लूमन बन गए तो आगे की प्रोसेस हमने पिछले उसमें बता ही दी डायग्राम में आपको। ये समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बताओ बच्चों। सर बहुत टफ। फिर से रिपीट कर दीजिए। फिर से रिपीट कर। नहीं। ज्यादा नहीं समझ में आया? थोड़ा सा इमेजिन करने की जरूरत पड़ेगी इसमें, क्योंकि बेसिकली अगर इमेजिनेशन थोड़ा सा वीक होगा तो मामला गड़बड़ होगा। एक सेकेंड। ठीक है, रुको बताते हैं फिर से। यहाँ से पिछले डायग्राम से देखो, समझने की कोशिश करो, घबराओ नहीं। इसका हम जो है ना डायग्राम और इसके जो कुछ कंटेंट हैं वो PDF के फॉर्म में अलग से भी सेंड कर देंगे। ये जो नोट्स में है वो तो रहेगा ही। यहाँ पे फिर से आओ, देखो अर्ली एंडोसोम जो बना था, अब हमने गोल गोल बनाया था। यहाँ पे एक्चुअली मेम्ब्रेन ब्लेबिंग होती है, गोल रहेगा ये जरूरी थोड़ी है। यहाँ पे ये जो पूरा ये जो इलाका देख रहे हो, ये पूरा इलाका क्या है? दिस इज साइटोसॉल। ये पूरा व्हाइट वाला जितना देख रहे हो इमेज, ये साइटोसॉल है। अब इसी साइटोसॉल में ये अर्ली एंडोसोम प्रेजेंट है। रिसेप्टर और लिगैंड इसके मेम्ब्रेन से अटैच्ड हैं। और ये कहाँ से आए थे? याद करो पिछले डायग्राम को, ये मेम्ब्रेन से ही तो आए हैं कहीं। हाँ, मेम्ब्रेन से इंटरनलाइजेशन के थ्रू, क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स के थ्रू आए हैं। और वो वेसिकल जो है वो अर्ली एंडोसोम से फ्यूज कर गई थी, तो मेम्ब्रेन कॉमन हो गई। तो जो मेम्ब्रेन पे वो रिसेप्टर लेके आई थी, वो रिसेप्टर इसकी मेम्ब्रेन पे आ गया, तो ये ठीक है। इससे यूबिक्विटिन टैग जो है वो अटैच होता है। फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में? ये एंडोसोम मैच्योर होगा। मैच्योरेशन का मतलब ही हमने यही बताया था कि इसमें इंट्राल्यूमिनल वेसिकल्स जो है वो फॉर्म होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मल्टी वेसिकुलर बॉडी बन जाएगी, जिसको लेट एंडोसोम भी कहते थे। इस प्रोसेस के दौरान द यूबिक्विटिन हैज टू बी रिमूव्ड। तो यूबिक्विटिन का काम सिर्फ इतना ही था कि ये ESCRT कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे रिक्रूट कर सके, क्योंकि ये जो वेसिकल बनाने की जिम्मेदारी है ये किसकी है? वेसिकल बनाने की जिम्मेदारी ESCRT3 की है। ये यहाँ पे प्रेशर ऐसे अप्लाई कर रहा है नीचे की तरफ और ये मेम्ब्रेन अंदर धंस रही है। तो ESCRT का रिक्रूटमेंट कैसे होगा? जब ESCRT2 आएगा। इसका रिक्रूटमेंट कैसे होगा? जब ESCRT1 आएगा। इसका रिक्रूटमेंट कब होगा? जब ESCRT0। और ESCRT0 का रिक्रूटमेंट कब होगा? जब इस रिसेप्टर से यूबिक्विटिन अटैच्ड होंगे। तो ये मेन पर्पस क्या है कि हमको ये वेसिकल्स तैयार करने हैं, और वेसिकल तैयार करने का मेन स्टेप जो है वो करता है ESCRT3। बाकी की कहानी हमने बना दी। एक बार वेसिकल्स तैयार हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइसोसोम से फ्यूज करेगा और ये डाइजेस्ट हो जाएंगे रिसेप्टर और लिगैंड। कुछ समझ में आया अब? ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया कि लाइसोसोमल मेम्ब्रेन इज रेजिस्टेंट टू क्या लिखा है पता नहीं। हाइड्रोलेसिस। 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 इसके लिए जब हम लाइसोसोम्स पढ़ेंगे तो उसके मेम्ब्रेन का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, व्हाई इट इज रेजिस्टेंट। ये तो तुम सर्च भी कर सकती हो, नहीं समझ में आया तो उसको सर्च करो। फिलहाल इतना जानो, अगर ये सूचना तुम्हारे पास है कि लाइसोसोम की अच्छा ये मतलब इसका नहीं समझ में आया, इसका पर्पस नहीं समझ में आया? हाँ ठीक है, इसको समझ लो थोड़ा सा, ध्यान दो। अगर मल्टी वेसिकुलर बॉडी ना बन रही होती, इमेजिन करो अंदर कोई ल्यूमन, कोई वेसिकल नहीं बन रहा होता, तब ये रिसेप्टर प्रोटीन कहां पे मौजूद रहती? जहां हमने दिखाया है, मेम्ब्रेन। क्योंकि मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन है ना, तो मेम्ब्रेन पे ही लोकलाइज्ड होगी। और इसमें मेम्ब्रेन कहां है अगर ये नहीं बने होते तो? सिर्फ बाहर की तरफ। अब जब फ्यूजन होगा लाइसोसोम्स से, तो इसकी मेम्ब्रेन यानी कि इसको लेट एंडोसोम ही मानो, वही सही है। लेट एंडोसोम की मेम्ब्रेन
और लाइसोसोम की मेम्ब्रेन ये एक दूसरे से जुड़ेंगी, ये देखो जुड़ गई यहां पे, यानी कि मेम्ब्रेन जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी, लाइसोसोम की भी और लेट एंडोसोम की, इन दोनों की मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस हो गई। जो प्रॉपर्टी लाइसोसोम के मेम्ब्रेन की थी वो कहीं ना कहीं इस लेट एंडोसोम के मेम्ब्रेन की भी हो जाएगी, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड नेचर होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा सारे कंपोनेंट्स का। अब चूंकि लाइसोसोमल मेम्ब्रेन जो है वो हाइड्रोलेजेस से रेजिस्टेंट है, तो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन रेजिस्टेंट है और इसने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो इस वेसिकल को भी दे दी, इस लेट एंडोसोम को भी दे दी। तो क्या होगा, अब ये जो पूरा अर्ली एंडोलाइसोसोम स्ट्रक्चर बन रहा है, इसकी भी पूरी मेम्ब्रेन जो है एक तरह से रेजिस्टेंट हो जाएगी लाइसोसोम्स के लिए। और हमारी रिसेप्टर प्रोटीन जो है इसी पे मौजूद रहेगी, क्योंकि हमने इमेजिन किया है कि ये वेसिकल्स बन ही नहीं रहे हैं। अगर इस पे रहेगी तो हाइड्रोलेस का असर ही नहीं होगा, और इसका जब असर नहीं होगा हाइड्रोलेस का तो इसका डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगा, सारी कहानी ही बेकार हो जाएगी सारा। समझ में आया समझ में? चलो भैया, धन्य भगवान। बाकी ये ESCRT समझ में आ गया? यस हाँ, सीक्वेंशियल स्टेप में जैसे वहां पे E1 E2 E3 देखते थे, यहाँ पे एक और बढ़ा लो, 0 भी बढ़ गया है, 1 2 3 तो है ही है, यहाँ पे भी 0 बढ़ गया है। तो इस तरह से फाइनली ये क्या होता है, ये यूबीक्विटिन मार्कर जो है इसको रिमूव कर दिया जाता है, और ये साइटोसॉल में फिर से चला जाता है। यहाँ से यहीं था, यहीं से बाहर निकल गया, साइटोसॉल में फिर से आ गया, और उसका फिर से यूज कर लेगी सेल अगली प्रोटीन या अगले रिसेप्टर को डिग्रेड कराने में। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें कि द यूबीक्विटिन मार्कर is removed and returned to cytosol for reuse, और फाइनली क्या होगा, इवेंचुअली मतलब कि लास्ट में, बिल्कुल इवेंचुअली प्रोटीएजेस एंड लाइपेजेस इन लाइसोसोम डाइजेस्ट, या डिग्रेड लिख दो, डिग्रेडेशन ही पढ़ते जा रहे हैं तो, डिग्रेड all the components of internal membrane including receptor ligand complex। ठीक है, क्लियर हो गया ये? चलो, तो दिस वाज अबाउट फेट ऑफ रिसेप्टर्स। अब नेक्स्ट हम छोटा सा एक टॉपिक देखेंगे जिसको हम कहेंगे ट्रांससाइटोसिस। तो ट्रांससाइटोसिस समझना है अगर, तो उसके लिए एक इमेज हम लोग देख लेते हैं। लेट्स सी, ये थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, यस। देखिए, इसमें बेसिकली जो भी रिसेप्टर है या जो भी मॉलिक्यूल आ रहा है सेल के अंदर, उसके 3 फेट्स फिर से दिखाए गए हैं, या 3 तरीके दिखाए गए हैं जिससे ये मूव कर सकता है जो ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर है सेल के अंदर। सबसे पहले पे आप अगर ध्यान दें तो नंबर 1, ये देखिए यहां पे क्या हुआ, एंडोसाइटोसिस हो रही है। FC रिसेप्टर, FC स्टैंड्स फॉर, अलग से लिख दे रहे हैं,
FC मतलब होता है फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल, crystallizable. It is a part of antibody. एक और इसका कंपोनेंट होता है FAB, इसको हम कहते हैं फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग। जैसे मान लो ये एंटीबॉडी है, क्योंकि एग्जाम्पल उसी का लेके इसमें चल रहे हैं हम। ये हो गई हमारी एंटीबॉडी, ये हैवी चेन हो गई वाइट वाली। हाँ, तो ये वाला जो पोर्शन बेसिकली होता है दिस इज कॉल्ड एज फैब साइट, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज FC। ये क्रिस्टलाइज हो सकता है और ये इलाका जो है ये एंटीजन से बाइंड करेगा। तो इस पर्टिकुलर साइट के लिए यानी फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल साइट के लिए रिसेप्टर मौजूद होते हैं। कहाँ पे? ये देखिए इंटेस्टाइन की ल्यूमेन वाला पोर्शन दिखाया जा रहा है, यानी कि इंटेस्टाइनल एपिथेलियम की सरफेस पे या इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स की सरफेस पे ये रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। तो इनका काम क्या होगा? चूंकि FC रिसेप्टर हैं तो FC रीजन ऑफ एंटीबॉडी से ही ये बाइंड करेंगे। ये देखिए हरे कलर की दिखाई गई, उसका FC वाला रीजन जो है वो रिसेप्टर से जुड़ गया। चलिए अच्छी बात है। अब इसका क्या हुआ? एंडोसाइटोसिस, अंदर गया, यानी कि एंटीबॉडी बाउंड टू FC रिसेप्टर, ये अंदर चला गया, अर्ली एंडोसोम के पास ये पहुंचा। अब यहां से 3 कहानियां शुरू होती हैं। पहली कहानी ये है कि ये जो ट्रांसपोर्ट वेजिकल है ये बिना कुछ लिए दिए वापस आ जाए, या हो सकता है इसमें रिसेप्टर जो है वो मौजूद हो, ऐसी भी कहानी हो सकती है। मोस्टली इसमें रिसेप्टर मौजूद रहता है, यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, पता नहीं क्यों नहीं दिखाते हैं, जबकि इसको हम कर सकते हैं। ये रिसाइकलिंग हो रही ना, यहाँ पे हम रिसेप्टर आपको बना के दिखाई दिस, ये रिसेप्टर बन गया। सिमिलरली यहां पे भी तो ये रिसेप्टर जो है ये रिसाइकिल हो जाएगा। पहला केस, इसको रिसाइकलिंग कहते हैं। तो रिसाइकलिंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स के थ्रू ये बाहर आ गया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे फिर से एक्सप्रेस होने लगा और फिर से नई एंटीबॉडी से बाइंड करेगा और ये प्रोसेस चलेगी। ये पहला सिनारियो है। दूसरा जो है इसमें क्या होगा? नंबर 2 आप ध्यान दीजिए कि अर्ली एंडोसोम, इससे ट्रांसपोर्ट वेजिकल निकला और ये इसको ले जा रहा है कहां पे? रिसाइकलिंग एंडोसोम के पास। रिसाइकलिंग एंडोसोम से भी ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल निकला और इसने इस रिसेप्टर और लिगैंड दोनों को सेल की दूसरी सरफेस पे ले आके छोड़ दिया। यहां पे चूंकि इंटेस्टाइनल ल्यूमन है बेसिकली जहां पे एब्जॉर्ब होता है, यहां पे इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में pH जो होता है वो रिलेटिवली हाई होता है ड्यूडेनम वाले इलाके में, क्योंकि अभी ताजा ताजा स्टमक से एसिड निकल के आया है। तो रिलेटिवली हाई, इसको लिखते हैं यहाँ पे, रिलेटिवली हाई, हायर देन 7.4 हम कह सकते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा, इस रिलेटिवली हाई pH पे बेसिकली होता क्या है कि एंटीबॉडी जो है वो अपने रिसेप्टर से बाइंड कर जाती है। बाकी अंदर तो pH हाई होगा ही, आपको मालूम है एंडोसोम में वैसे भी हाइड्रोजन आयंस की वजह से pH, सॉरी क्या कह रहे हैं हम, पूरी कहानी उल्टी हो गई। लो होगा, pH लो, यानी कि pH की वैल्यू जो होगी वो लोअर देन होगी।
पीएच और H प्लस कंसंट्रेशन में बड़ी कंफ्यूजन होती है फिर भी। तो पीएच लो यानी रिलेटिवली लोअर देन 7.4, और इस लो पीएच की वजह से ये बाइंडिंग होती है एंटीबॉडी की इस रिसेप्टर से, और फिर अंदर गया अर्ली एंडोसोम, यहाँ पे और लो पीएच है, बाइंड किया रहेगा। ट्रांससाइटोसिस नंबर 2 की जो प्रोसेस, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल बना ये ले जाके डिलीवर कर देगा। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो पीएच होगा वो क्या होगा, पीएच विल बी अप्रोक्सीमेटली 7.4। इस रिलेटिवली हायर पीएच पे ये एंटीबॉडी जो है वो डिसोसिएट हो जाती है फ्रॉम द रिसेप्टर। तो आप ध्यान दीजिए, ये कहानी जो बेसिकली दिखाई जा रही है ये क्या है, दिस इज कॉल्ड ट्रांससाइटोसिस, यानी सेल की एक सरफेस से कोई चीज एब्जॉर्ब होती है और इन वेसिकल्स के माध्यम से और एंडोसोम से होते हुए वो सेल की दूसरी सरफेस पे निकल जाती है। ये बेसिकली सेल की कौन सी सरफेस है, इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बेसोलेटरल सरफेस। सर दिख नहीं रहा है कलर। ये नहीं दिख रहा है, ब्लैक से लिख देते हैं, बेसोलेटरल सरफेस। हाँ वो एकदम मिलता जुलता हमने कलर ले लिया था, या बेसल सरफेस इसको सिंपली कहो। ये इंटेस्टाइन का ल्यूमेन वाला हिस्सा है। तो ये होता कब है, हमने कल बताया था, थोड़ा सा आपको हिंट दिया था कि जब बच्चा कोलेस्ट्रम पीता है न्यूबॉर्न, तो क्या होता है उसके अंदर ये एंटीबॉडीज आती हैं, उसके पेट में आएंगी, फिर इंटेस्टाइन तक पहुंचेंगी, और यही एंटीबॉडीज जो होती, बल्कि ये कौन सी एंटीबॉडी है, आईजीजी टाइप की। जी। नो 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 नो, कौन सी होनी चाहिए, yes, this should be IgA because it is called secretory antibody which is present in the secretions। IgA एंटीबॉडी होगी, मिल्क में प्रेजेंट होगी। IgG भी हो सकती है, ऐसा नहीं, IgG वैसे मेनली जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके पहुंचती है उसके लिए हम कहते हैं। हाँ IgG प्लेसेंटा को क्रॉस करके पहुंचती है, यहाँ पे IgA होगी क्योंकि मिल्क से आ रहा है। तो हाँ, तो इस इंटेस्टाइन की ल्यूमन वाले फेज से ये एब्जॉर्ब हुआ और चला गया उधर। इस प्रोसेस को चूंकि ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाया सेल साइटोप्लाज्म, इसको हम कहते हैं ट्रांससाइटोसिस। ये प्रोसेस समझ में आ गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तीसरे में क्या होगा, तीसरे में वही कहानी, अर्ली एंडोसोम वो जाके लाइसोसोम से फ्यूज करेगा। यहाँ पे ये देखो, ये क्या है, ये सारे इंट्राल्यूमिनल वेसिकल्स बने हुए हैं, और लाइसोसोम से फ्यूज करेगा और फिर डिग्रेड हो जाएगा। जो अभी हमने देखी मैकेनिज्म ESCRT सिस्टम वाली, वो तीसरा सिस्टम है। तो ये हो गया आपका ट्रांससाइटोसिस की प्रोसेस कंप्लीट। इसका हम देखें, दे देंगे तुमको रिटर्न मटेरियल भी, ज़्यादा नहीं है, 1 या 2 पेज का है हार्डली। तो ट्रांससाइटोसिस भी कंप्लीट हो गया। और पढ़ाएं कि स्टॉप करें, जैसा कहो। रहने दीजिए सर।